हेलो स्टूडेंट्स, आज इस राजस्थान इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि रीट में राजस्थान इतिहास से कुल 5 टॉपिक अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें हैं। पांचों में आप नाम बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति, प्राचीन सभ्यताएं, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, ये कुछ 5 टॉपिक अपन देखेंगे। और पांचों ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आप न केवल रीट बल्कि चाहे आपका ग्रेड 2 हो या पुलिस हो या पटवारी हो या आरएस हो, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में देखिए, इनसे लगभग क्वेश्चन आते हैं। और रीट के लिए तो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पीछे के प्रीवियस पेपर्स को पढ़ा है, चाहे वो रीट हो या टेट वगैरह। और ये टॉपिक 8वीं क्लास और 10वीं क्लास की राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने और समझने के बाद उन किताबों में आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें। तो आज अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में किसान कहो चाहे कृषक यानी पीजेंट, और आदिवासी कहो चाहे ट्राइबल और आंदोलन यानी मूवमेंट। तो आज का अपना टॉपिक है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट इन राजस्थान। इसे शुरू करते हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर के जो आंदोलन किया, उसी में देखिए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं तो आपके सामने हैं। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर कहो या निमुचना किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन। ये कुछ प्रमुख जिन क्षेत्रों में जो आंदोलन उस जगह के नाम से उस आंदोलन को जाना गया या उसका नाम पड़ गया, तो ये तो वो आंदोलन है। और ये कुछ ट्राइबल, कुछ आदिवासी जनजाति बहुल्य क्षेत्रों के आंदोलन हैं, जैसे भगत है, भोमट कह दो, चाहे एकी या मीणा आंदोलन। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो लगभग ये 10-11 आंदोलन हैं, इन्हीं के अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है या एग्जाम में अब तक जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो बार परीक्षा में या तो बिजोलिया से क्वेश्चन पूछा जाता है या आपका शेखावाटी। क्योंकि बिजोलिया तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये तो पहला है, और आप जानते हैं पहला तो पहला होता है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। और शेखावाटी अपना इलाका है, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका थी। इधर जनजाति में देखें तो भोमट या एकी आंदोलन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है पीछे के पेपरों में। बाकी आंदोलन कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बातें देखेंगे, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। तो शुरुआत करते हैं अपन बिजोलिया से। तो देखिए, नंबर 1 है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बिजोलिया जो था ये एक ठिकाना था, एक ठिकाना। और जिस समय आंदोलन हुआ उस समय ये जो ठिकाना है ये मेवाड़ राज्य कह दो चाहे रियासत कह दो, मेवाड़ राज्य या रियासत में पड़ता था। मेवाड़ राज्य या रियासत में पड़ता था। लेकिन कोई पूछे वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। वर्तमान में ये जो जगह है ये कहाँ है, भीलवाड़ा में है। तो आंदोलन के समय बिजोलिया जो है वो एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, और ये चूंकि मेवाड़ राज्य या रियासत के अंडर में आता था। लेकिन आज जो ये जगह है ये भीलवाड़ा पड़ती है। देखिए, मेवाड़ जो है, मेवाड़ में बिजोलिया एक ठिकाना था, और ऐसे मेवाड़ में कुल 16 ठिकाने थे। 16। जैसे आज आपसे पूछे कि साहब या आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा कि राजस्थान में साहब 33 जिले हुआ करते थे, और हर जिले के मालिक को जिलाधीश या कलेक्टर कहें, जो भी कहें। ऐसे ही मेवाड़ किसी समय एक राज्य हुआ करता था, और उसमें कुल 16 ठिकाने थे, और 16 में से एक ठिकाने का नाम था बिजोलिया। ध्यान रहे, मेवाड़ में ठिकानेदारों को राव कहते थे, राव। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस राज्य में या किस रियासत में ठिकानेदारों को राव कहा जाता था। ऑप्शन यू डाल दे, मारवाड़, मेवाड़,
हाड़ौती या शेखावाटी, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ रियासत में ठिकानेदारों को क्या कहते थे? राव कहते थे। अब जब बात चली राव की, तो देखिए राव से एक प्रश्न अपन और लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई कहते साहब राव कौन होते थे, तो आप बोले मेवाड़ के ठिकानेदार। मेवाड़ के ठिकानेदारों को राव कहते थे। तो फिर लगते हाथ या आपके दिमाग में एक दूसरी बात आई कि महाराव कौन होते थे। अगर राव ये थे तो महाराव कौन थे? कोटा के शासक। कोटा के शासकों को महाराव कहते थे। तो फिर वही तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि रावल कौन होते थे? रावल। रावल तो डूंगरपुर जैसलमेर। जैसलमेर के शासकों को क्या कहते थे? रावल। तो महारावल कौन थे? महारावल डूंगरपुर वह बांसवाड़ा के शासक। तो ये हो गया। तो राव कौन थे? मेवाड़ के ठिकानेदार, जबकि महाराव कोटा के शासकों को कहते थे। रावल जैसलमेर के शासकों को बोलते थे, और जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के शासक थे वो अपने नाम के पहले महारावल लगाते थे। जैसे आया कि साहब महाराजा कौन होते थे? तो महाराजा जोधपुर और बीकानेर के शासक, यानी मारवाड़ कह सकते हैं। जोधपुर और बीकानेर के शासक अपने नाम के पहले जो है महाराजा लगाते थे। महाराज जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, जो भी। जैसे यूँ कहें कि साहब सवाई कौन होते थे? तो सवाई हम सभी जानते हैं, आप आमेर कहें चाहे जयपुर कहें एक ही बात है। ये शासक अपने नाम के पहले क्या लगाते थे? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ऐसे। अब लास्ट बात, अगर पूछे राणा या महाराणा, राणा या महाराणा, तो ये सबको आता है। ये कौन होते थे? मेवाड़ के शासक होते थे। मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक अपने नाम के पहले राणा या महाराणा लगाते थे। तो ध्यान रहे, राव किन के अंडर में होते थे? राणा या महाराणा के अंडर में होते थे। तो देखिए इसमें 4 बातें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। बाकी महाराजा वाली बात भी लगभग को आ रही है, सवाई वाली शायद सभी जानते हैं, राणा या महाराणा वाली भी सबको आती है। ये 4 आप चीज़ गौर जरूर करें। और ये इसमें खास कर ये जो महारावल वाली बात है ये पूछी हुई है, और ये राव वाली बात पूछी हुई है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को वापस लेते हैं 1 मिनट के लिए। यस, ये आया। तो बिजोलिया एक ठिकाना हुआ करता था जो मेवाड़ रियासत में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान में। अब देखिए, और मेवाड़ में कुल कितने ठिकाने थे आपको बता दिया है। ऐसे कुल 16 ठिकाने थे, 16। और ठिकानेदारों को क्या कहते थे? राव कहते थे। ये बात भी क्लियर हो गई। और राव के साथ महारावल वाली बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है ऊपरमाल। ऊपरमाल। अब ऊपरमाल जो है ये भी बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत ही पड़ता था। ऊपरमाल, और ऊपरमाल के बारे में यहाँ पर इससे 2 प्रश्न बन जाएंगे। 2 प्रश्न कैसे? ध्यान दें, एक तो है, एक आ जाए था या थी, ऐसे बनेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपसे प्रश्न ऊपरमाल है तो आपका उत्तर क्या होगा? ऊपरमाल था या थी तो क्या? तो ध्यान रहे, ऊपरमाल एक जागीर थी। आज़ादी के बाद राजस्थान में जागीरी सिस्टम समाप्त हो गया। आज़ादी के बाद राजस्थान में जागीरी सिस्टम समाप्त हो गया, जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। लेकिन है एक जगह विशेष का भी नाम है, और ये जगह कौन सी है? एक नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, और ये स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। से लेकर के एक जगह है आपकी बिजोलिया। बिजोलिया जो पड़ता है भीलवाड़ा में, तक का उच्च पठारी भूभाग है। तक का जो उच्च पठारी भूभाग है उसको हम ऊपरमाल कहते हैं।
तो ये ऐसा जो भूभाग है वो तो आज भी है। अगर आप मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएंगे भीलवाड़ा होते हुए तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से एकदम प्लेन एरिया है, और जैसे आपको सामने एक ऊंचा पहाड़ सा दिखेगा तो नेचुरली आप ये सोचेंगे कि साहब ये पहाड़ है, चढ़ेंगे इसकी देन इसके उधर इधर उस साइड में उतरेंगे, लेकिन जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद एकदम बिल्कुल प्लेन एरिया 50-60 किलोमीटर तक दूर दराज, कहीं पता नहीं चलेगा ढलान कब समाप्त हुई। तो एक तरह का उच्च पठारी भूभाग होता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? भैंसरोडगढ़, जो कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है? बिजोलिया, ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। वहाँ एक उच्च भाग है, पठार ऊपर से समतल होता है, तो ऐसे उच्च पठारी भूभाग को हम क्या कहते हैं? ऊपर माल कहते हैं। लेकिन वही बात, इसको हम क्या कहते हैं? ऊपर माल कहते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि साहब अगर ऐसे आ जाए कि ऊपर माल था या थी, तब आप बोलेंगे एक जागीर। तो शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए है और था और थी लगाते उत्तर चेंज हो रहा है। तो बिजोलिया क्या था? एक ठिकाना। किस रियासत में पड़ता था? मेवाड़ में। ऐसे कुल कितने ठिकाने हुआ करते थे? 16। क्या कहते थे? राव। लेकिन आज कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और इसी ठिकाने में एक थी जागीर, उसका नाम है ऊपरमाल। अब ऊपरमाल अगर पूछे है तब तो एक क्षेत्र विशेष और कैसा? उच्च पठारी भूभाग, कहाँ से लेकर कहाँ तक बता दिया है। और थाया थी तो एक जागीर, आज़ादी के बाद ही समाप्त कर दिया है, इसलिए शब्द पास्ट की बात है तभी थाया थी शब्द आया है। अब देखिए आगे, अब हुआ क्या? जो आपकी ऊपरमाल है ये एक आप बता रहे साहब एक जागीर थी, और इस जागीर का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। अशोक परमार था भरतपुर का। अशोक परमार कहाँ से था? भरतपुर से था। लेकिन ये जो है राणा सांगा की सेवा में था। सो राणा सांगा ने इसकी सेवाओं से जो है खुश होकर के इसे जागीर प्रदान की थी। तो आपसे कोई पूछे कि ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। और अशोक परमार कहाँ से था? भरतपुर से। या राणा जो है ना अशोक परमार को ये जागीर किससे प्राप्त हुई? राणा सांगा से, उसकी सेवाओं के बदले। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर जो है 3 चीजें हो गई। मेवाड़ तो था राज्य या रियासत, और इसमें एक था ठिकाना बिजोलिया, और बिजोलिया जो है इसके अंडर में एक थी जागीर ठिकाने की, उसका नाम है ऊपरमाल। ऊपरमाल। तो देखिए ये तो थी जागीर, जागीर का मालिक हो गया जागीरदार, जागीर का मालिक हो गया जागीरदार। ये था ठिकाना तो मालिक हो गया ठिकानेदार, और जो है यहाँ के थे राणा या महाराणा, ये थे राणा या महाराणा। अब हुआ क्या कि जो भी यहाँ का जागीरदार था ये लगभग जो उसमें करों की वसूली थी, जो कर टैक्स, वो करों की वसूली लगभग 84 प्रकार के करों की वसूली हो रही थी। 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के करों का भार बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि जो कर चुकाना है उससे हर व्यक्ति बचने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं उसमें कोई अपन चोरी का रास्ता निकाल लेते हैं। और जब लगता है तो आप देखते हैं जैसे 1-2 टैक्स हम चुकाते हैं, और वो सब कितने बड़ी माथापच्ची होती है, जैसे आपने देखा है टोल टैक्स वगैरह। बाकी वो सारा उससे किसी वस्तु के उससे जो है उसकी लागत में जुड़ के आता है। बाकी हो सके जहाँ तक अपने से बचना ही चाहते हैं या किसी ने कोई गली निकाल लेते हैं, तो अपने हालत तो 1 या 2 करों में खराब है। यहाँ तो आप देख रहे हैं 84 प्रकार के करों का भार जो था वो बहुत ज़्यादा था। अब किसान क्या करें? और इन करों की जो वसूली होती थी वो भी आप सुन लीजिए। एक शब्द है लाटा कूता। लाटा कूता ये एकदम मारवाड़ी का वर्ड है। लाटा यानी लाटना, कूता यानी कूतना। ये बिल्कुल जैसे अपनी पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है और जब उसको काटने वाली होती है, मतलब यूँ कहें, और या उसको बोलते हैं कि लाटन लाट काटना, या टू हार्वेस्ट इंग्लिश में बोलें, या उसको काट के समेटना, इकट्ठी करना, या एकदम ठेठ मारवाड़ी बोले तो उसको भेड़ी करना, या उसकी डोंगरी लगाना, जो भी। लेकिन
जब उस फसल को काटने से पहले अपन क्या करते हैं, एक उसका अनुमान लगाते हैं, एक उसका एस्टिमेट करते हैं, एक आंकलन करते हैं कि साहब कितना बोरी होगा, जैसे 50 मन हो गया, 100 मन होगा, ऐसा कुछ अनुमान करते हैं। तो उस जमाने में इतने कोई पैमाइश भूमि के मापने की कोई हेक्टेयर, कोई पक्का बीघा हुआ नहीं करता था। तो वो क्या करता, किसान यानी राजा का कोई भी आदमी जब किसान की फसल पूरी पक करके तैयार होती तो उसके खेत में जाता और किसी एक ऊंचाई वाले हिस्से में खड़ा होकर उस खड़ी फसल, उस तैयार खड़ी फसल का एक अनुमान, एक आंकलन, एक उसको कूदता। यदि उसने कहा कि साहब इसमें मान लीजिए कि 50 बोरी होगा, तो उसने टैक्स निर्धारित कर दिया कि 20 बोरी राजा को लेके आना। अब वो तो अनुमान या आंकलन करके चला गया। पीछे से मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे आजकल टीडी आ रही है, कोई टीडी आ गई, या कोई मान लो झोला चल गया, या कोई ओलावृष्टि हो गई, जैसे कोई तूफान आ गया, या कोई ऐसे आवारा पशुओं का झुंड आके उसको फसल को चट कर गया, तो किसान तो बर्बाद है। अब यदि आज के ज़माने में यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए सरकार बिजली के बिल माफ़ करती है, मुआवजा देती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। बस यही अंतर है राजतंत्र और लोकतंत्र में। आज किसान या जनता की सुनवाई होती है, उस समय तय हो गया तो हो गया। अगर 20 बोरी तय हो गया तो 20 बोरी लगेंगी और उसको सब कुछ बेच के देना पड़ता ही था, चाहे वो किसान भी को, चाहे उसकी कुछ कोई और चीज़ भी को, लेकिन देना ही पड़ता था। ये है, तो ये बस ये तय है। तो इसको बोलते हैं लाटा कूता। अब आपके सामने प्रश्न क्या आ जाए, प्रश्न आ जाए कि साहब लाटा कूता था। दो ही ऑप्शन आपको परेशान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कर को वसूलने की एक प्रकार की पद्धति, और दूसरा ऑप्शन एक प्रकार का कर। यकीन मानिए 60 से 70% स्टूडेंट इसको मानते हैं एक प्रकार का कर, जबकि इट वाज नॉट टैक्स, इट वाज जस्ट ए सिस्टम टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू, राजस्व, करों की वसूली का एक तरीका था, न कि ये कर का नाम। तो लाटा कूता कोई कर नहीं था, बल्कि कर को वसूलने की एक पद्धति थी। दूसरा देखते हैं, जैसे लाग बाग, ये हम आज भी बोलते हैं, कॉमन वर्ड है। कहते हैं कई बार कि भाई लाग आ गई भाई, जैसे घर में कोई शादी समारोह है, कोई भात सूचक है, तो अपन कहते हैं भाई लाग आ गई, यानी खर्चा आ गया, सीधी सी बात है। तो ये पहले लाग, जैसे राजा जनता से कई प्रकार की जो वसूली करता था, टैक्स लगाता था, उसके शब्द है लाग। जैसे आपने सुना जीके में, जैसे खिचड़ी लाग, जब राजा की एक जो सीमा किसी अभियान पे जाती थी और रात्रिकालीन ठहराव किसी गांव की सीमा पे करती, और उस समय जो खाने का सारा खर्चा उसी गांव को वहन करना पड़ता जहां सेना का ठहराव होता, तो वो टैक्स के रूप में लगता है एक तरह से। तो वो कौन सी लाग हुई, खिचड़ी। और वैसे भी अपन जो शादी समारोह में कई बार अपन गांव में यही शब्द काम में लेते हैं कि भाई बांका आज खिचड़ी है। खिचड़ी मतलब खाने का, सीधी सी बात है। तो पहले वो सेना को खाने का खर्चा भी जनता को देना पड़ता था। तो न जाने से, जैसे मान लीजिए कि राजा यदि किले की मरम्मत करवाता था और उस समय भी जनता को टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम था कामठा लाग, कामठा लाग। और यदि कोई ये लाग नहीं देता था तो उनके भी एक लाग लगती थी और उसका नाम था चामठा लाग। तो चाहे अलाग देर दे दो और चाहे सीधी दे दो, बात एक ही, लाग तो लाग सी। तो ये वैसे है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ एक तरह से। एक्चुअली में जो लाग आपके सामने है वो है कौन सी, कामठा लाग है, खिचड़ी लाग है। तो ये क्या थे, करों के नाम थे। तो जो 84 प्रकार के जो करों की वसूली थी वो कैसे होती थी, आप बता सकते हैं कैसे होती थी? लाटा कूता के रूप में, लाग बाग के रूप में, या आप बोलें बैठ बेगार के रूप में होती थी। बैठ बेगार। जब पहले हम देखते हैं राजाओं की जो बड़ी बड़ी जो उनकी हवेलियां होती थी, उनके जो महल माड़ी होते थे, गढ़ किले होते थे, उनका निर्माण क्या कोई उस समय राजा जनता को कोई पेमेंट करता था? क्या नहीं करता था। हर गांव के बड़े ठाकुर, जागीरदार, जमींदार, ठिकानेदार को जनता को बेगार देनी पड़ती थी, फ्री में, रोटी खाओ और काम करो। ये सिस्टम था। आज की तरह नहीं साहब इतना पेमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी एक तरह का बोझ ही था जनता पे। तो इन सभी के रूप में इनकी संख्या कुल कितनी हो गई थी? 84 हो गई थी। अब करें तो क्या करें, क्योंकि उस समय राजा के सामने या ठाकुर के सामने जो है किसानों की बोलने की या आम आदमी बोलने की हिम्मत होती नहीं थी। बिल्कुल इवन गांव के ठाकुर के सामने नजरें झुका कर चलना पड़ता था। इतनी ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया,
और किसान सब परेशान थे करों के बोझ या भार से। तो एक दिन क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए, एक दिन क्या हुआ कि एक गिरधारीपुरा गांव था, गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव में एक कोई मोसर था, यानी मृत्यु भोज था। मोसर यानी मृत्यु भोज। कोई किसान था, गंगाराम धाकड़ उसका नाम था, उसका था। और सभी किसान यहां पर आए, क्योंकि पहले देखिए आजकल तो ये मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है जिसको बंद कर दिया गया लगभग। लेकिन पहले जो है खर्च वगैरह, क्योंकि पहले मीठे खाने को बहुत कम मिलता था, तो लोग सुनते हैं साहब खर्च खाबाने भी लोग बाग 10-10 कोस पैदल चला जाता है, और 3 दिन पहले तो इवन रोटी खाणु भी छोड़ देता, क्योंकि मीठो खाबान मिलता ही को नहीं। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आए हुए थे। सब ने अपनी समस्याओं का रोना रोया कि साहब करों का भार बहुत ज़्यादा है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें। कोई सुनवाई नहीं है, हिम्मत होती नहीं थी बोलने की या विरोध करने की। लेकिन जब मजबूर हुए तो अंततः एक नाम है नानजी, एक नाम है ठाकरी पटेल को किसानों की ओर से एज ए किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको कहाँ भेजा गया। इनको जो है थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, लिखने में इतना अभ्यास है नहीं, 1-2 दिन में तो पूरा सेट हो जाएगा। तो नानजी व ठाकरी पटेल, नानजी व ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा, और महाराणा कौन थे, फतेह सिंह के पास भेजा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा कि फतेह सिंह के पास किसानों की ओर से ये एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए और जाके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कुछ कम करो ना, क्योंकि करों का भार बहुत ज़्यादा था। तो बिजोलिया के किसानों की ओर से कौन गए थे, नानजी व ठाकरी पटेल। प्रश्न पूछे, बिजोलिया किसान आंदोलन से मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह थे। जाके महाराणा से रिक्वेस्ट किया कुछ करों को कम करने का, लेकिन महाराणा ने कोई उनकी बात स्वीकार नहीं किया, कोई उनमें सुलह नहीं। मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात में बात उनकी सफल नहीं हुई। जब ज़्यादा जिद की तो महाराणा ने शायद ऐसा कहा होगा, शायद कि भाग जाओ वरना 85 कर दूंगा। तो मतलब ये है कि आंदोलन जब शुरू उससे पहले की जो पृष्ठभूमि है वो आप बता सकते हैं कि सुलह की कोशिश किसानों और राणा या महाराणा के बीच हुई, बट महाराणा ने किसानों की कोई बात स्वीकार नहीं की, कोई मानी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। तो मजबूर होकर अंततः ये आंदोलन शुरू होता है। तो देखिए 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में धाकड़ जाति के किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया। धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। तो बिजोली आंदोलन कब शुरू, 1897 में। उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, साधु सीताराम दास। और मुख्य भूमिका किस जाति की थी, धाकड़। अभी भी हमने एक नाम लिखा था, गंगाराम धाकड़। तो आंदोलन शुरू होने से पहले की पूरी पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि आंदोलन से मेवाड़ के महाराणा कौन थे, किसानों की ओर से मेवाड़ महाराणा से कौन मिलने गए, करों की संख्या कितनी थी, करों की वसूली किन किन रूप में होती थी, सारी बातें आप समझ गए। अब देखिए कई बार क्या होता है जब आंदोलन शुरू हो जाता है, अब भी अपन देखते हैं, अब भी सरकारों के खिलाफ बड़े स्तर पे आंदोलन होते हैं, तो कई बार सरकार उनको आश्वासन देती है कि हम जांच कराएंगे, इतने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब कोई न कोई तरह से यूं कहेंगे मारड़ में एक ठंडा छांटा देना, थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाना। लेकिन यहाँ तो आग में घी डाला गया। बजाय किसानों की कुछ बातें या उनकी मांगें मानने या उनके करों का भार कम करने के, उन पे भार और लादा गया। जैसे बात है 1903 की। 1903 में एक नाम है राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने एक अगेन न्यू टैक्स, एक नया कर जो किसानों पे लगाया, और उसका नाम है चौरी कर। चौरी कर, और चौरी कर का मतलब होता है कन्या विवाह कर। इसको आप कह सकते हैं कन्या विवाह कर, ये लगा दिया। यानी यदि किसी के घर में चौरी, और चौरी तो उसी के घर में बनती है जहाँ लड़की की शादी होती है, तो किसी भी यदि गांव ठिकाने में कोई लड़की की शादी करेगा तो उसे 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 5 रुपए का टैक्स।
आप सुन रहे हैं, ये उस जमाने की बात है, 1897 कहते से 1903, आज से लगभग 125 साल पहले। 5 रुपए की वैल्यू आज से हम कल्पना करें तो या उसका अनुमान करें तो बहुत ज़्यादा होता है। यूँ मानो मोटा मोटा कोई 50,000 क्या 5 लाख रुपए के बराबर हो सकती है, क्योंकि उस समय तो रुपया था ही नहीं। 5 रुपए तो बहुत बड़ी राशि थी। यानी यूँ माने कि सुनने को तो ये भी आता है कि आज़ादी के बाद भी कई लोग तो ऐसे मर गए जिन्होंने अपने रुपए अपनी आंख से नहीं देखा, क्योंकि पहले पैसे थे ही नहीं। आम आदमी के पास पैसे कहाँ थे? धन्ना सेठ साहूकारों के पास होते थे पैसे, बाकी आम आदमी तो बड़ा मुश्किल, उसका जीवन बड़ा कठिन होता था। तो ऐसे में 5 रुपए तो बहुत बड़ी एक मतलब रकम राशि होती थी जो उनके पास मुश्किल थी, क्योंकि पहले तो आना दो आना टक्का 2 टक्का ये होते थे। यानी 5 रुपया में तो मानो पूरा गांव ब्याई जा तो 5 रुपया में तो आराम से बहुत ज़्यादा होती है 5 रुपये राशि। अब 5 रुपया हा को नहीं या बाई ब्याई जे को नहीं, ये स्थिति थी एक तरह से। तो कहते हैं कि पूरे ठिकाने में लगभग कोई 200 लड़कियां ऐसी थी जो शादी के लायक हो रही थी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी क्योंकि 5 रुपये नहीं थे, एक तरह से एक्सपायरी डेट पे आ रही थी। अब क्या करें? तो मतलब किसानों में काफ़ी आक्रोश था। इसके बाद 1906 में एक आए राव पृथ्वी सिंह। इन्होंने भी अगेन एक न्यू टैक्स इम्पोज किया, एक नया कर लगाया, और इसका नाम है, इस नए कर का नाम है तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, और तलवार बंधाई कर का मतलब होता है नया उत्तराधिकारी कर। नया उत्तराधिकारी कर ये होता है, नया उत्तराधिकारी कर होता है। यानी तलवार बांधना जो है, यानी पहले जब राजा अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को जो है अपना भावी उत्तराधिकारी चुनता तो उसकी एक रस्म होती थी, एक रिवाज होता था, बाकायदा विधि विधान से पूजा पाठ के साथ, उसके सर पे पगड़ी, कमर में तलवार, जो भी सारा विधि विधान। अब राजा अपने बेटे यानी अपने ज्येष्ठ पुत्र को तलवार, अपना भावी उत्तराधिकारी तय कर रहा है, नियुक्त कर रहा है, वह तलवार बांधना किसका प्रतीक हुआ? नए उत्तराधिकारी का चुने जाना या बनाना। लेकिन जनता को टैक्स देना पड़ता था। अरे भाई, आज से मान लीजिए सपोज गहलोत नया मुख्यमंत्री बने, या मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बने, या कोई जैसे कोई दोबारा जिले में कोई कलेक्टर बने या कोई मंत्री बने, तो वो बने मंत्री या प्रधानमंत्री या कलेक्टर, लेकिन उसको जनता से क्या है, उसका भार जनता पे क्यों? जनता को टैक्स देना पड़ता था पहले। तो इस बात को लेकर भी बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वैसे टैक्स लगता तो आज भी आप बता सकते हैं, पर तलवार बांधने के समय पहले भी टैक्स लगता था और आज भी लगता है। अब आप बोले साहब समझे नहीं कैसे? अरे तलवार बांधने का मतलब राजा, नया राजा चुनना। जैसे आपने सुना, कई बार आपने नाम सुना दुल्हे राजा, तो हालांकि वो राजा होता है वो एक दिन का होता है, उसके भी अपना अपने देखते हैं घर में बाकायदा पगड़ी होता है। जब वो दूल्हा बनने से पहले उसके सर पे पगड़ी पहनाना, कमर में तलवार बांधना, और उसके बाद अपन साइडों में उसे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, और घर वाले सब पैसे देते ही नहीं देते। तो बिल्कुल ये टैक्स ये तरह का उस समय जनता का लगता था। अब दोस्त रिश्तेदार जो भी चाचा चाची मौसा मौसी बुआ फूफा जी सबको देना पड़ता है। तो बात तो कमोबेश वही है, बिल्कुल उनके स्वरूप चेंज हो गए। बाकी जब तलवार बंधती थी तो पैसे पहले भी लगते थे और पैसे आज भी लगते हैं, ये है। तो लगातार आप देख रहे 97 में आंदोलन शुरू हुआ, 3 में फिर अगेन टैक्स लग गया, 6 में अगेन टैक्स लग गया। आंदोलन चलता रहा, लेकिन आंदोलन में जो है किसानों को कोई राहत नहीं मिली, या आंदोलन में कोई यूं कहें कि कोई जोश नहीं था, कोई गति नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। और ऐसे में फिर एक व्यक्ति आता है, और ऐसे में एक व्यक्ति कौन आता है? ऐसे में ध्यान दीजिए, ऐसे में बात है 1916 की। 1916 में एक नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम था भूप सिंह, जो था बुलंदशहर का, बुलंदशहर यानी यूपी, बुलंदशहर से था, और बुलंदशहर यानी यूपी। तो देखिए, चाहे बुलंदशहर हो चाहे बुलंद दरवाज़ा, यूपी में है, और बुलंद इरादे हैं आपके इस बार। तो इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। तो विजय सिंह पथिक ने जो है ना बिजोलिया किसान आंदोलन नेतृत्व कब संभाला? कब संभाला आप बता सकते हैं? 1916 में संभाला।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1897 में आंदोलन शुरू हुआ और देखिए 1915 तक चलता रहा। यह आंदोलन का प्रथम चरण हो गया, प्रथम चरण। और प्रथम चरण की बागडोर किसके हाथ में है, साधु सीताराम दास के हाथ में। तो 15 तक जो है ये इस आंदोलन का नेतृत्व है, इसकी बागडोर किसके हाथ में थी, आप कह सकते हैं किसके हाथ में थी, साधु सीताराम दास के हाथ में थी। ध्यान दें, यानी पथिक ने आंदोलन की कमान कब संभाली, 16 में संभाली। कब संभाली, कब संभाली, 16 में संभाली, 16 में। ये देखिए, तो 15 तक किसके हाथ में रही, साधु सीताराम दास के हाथ में। तो 97 से लेकर 15 तक इसको बोलते हैं प्रथम चरण। बिजोल आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण 97 से लेकर 15 तक रहा। इस दौरान इसका नेतृत्व, इसकी बागडोर कमान किसके हाथ में थी, साधु की। इस समय साधु के 2 मुख्य सहयोगी और थे, एक था फतेह कर्ण चारण, फतेह कर्ण चारण था इसके साथ, और एक था ब्रह्मदत्त, एक था ब्रह्मदत्त, ये थे। और 16 में बागडोर किसके हाथ में आ गई, विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के जुड़ने से इस आंदोलन में सफलता की कहानी शुरू होती है। आंदोलन में एक नया जोश, एक नई दिशा, एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा आती है। और हम देखते हैं कि आगे आंदोलन काफ़ी प्रचारित होगा, काफ़ी नए लोग इसे जुड़ेंगे और धीरे धीरे मेवाड़ के महाराणा पे दबाव बढ़ेगा और फिर किसान को राहत, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, एक प्रश्न आया ग्रेड सेकंड में कि साहब 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यह प्रश्न आया। अपन ने इसमें कहीं नहीं पढ़ा 13 में किसने किया, लेकिन ये बात तो सेल्फ अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है भाई। 97 से लेकर 15 तक आंदोलन की कमान बागडोर किसके हाथ में, साधु की। अब वो चाहे 13 पूछे, चाहे 1907 पूछे, कुछ भी पूछे, 1905 पूछे, चाहे वो 1910 पूछे, कुछ भी पूछे, सीधी सी बात है, हमने लिखा नहीं, लेकिन 97 से 15 तक नेतृत्व किसके हाथ में, साधु के। तो नो डाउट साधु ने किया है। तो 13 में नेतृत्व किसने किया, साधु ने। 16 में किसके हाथ में आ गई बागडोर, विजय सिंह पथिक। ग्रेड सेकंड में प्रश्न आया था, सॉरी ग्रेड फर्स्ट में, कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या, भूप सिंह। और ये का ये प्रश्न किस में आया, जो पुस्तकालय अध्यक्ष वाला जो पेपर हुआ, जिसका पेपर आउट हो गया, उसमें भी ये प्रश्न पूछा था। विजय सिंह पथिक कहाँ से थे, बुलंदशहर यूपी से थे। और बुलंद दरवाजा भी यूपी में है, शहर भी, और इरादे आपके पास हैं। अब विजय सिंह पथिक आने के बाद आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। और अब क्या कहानी होती है, ये अपना अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें। और इसके बाद इसी पे आधारित जो आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो पूरा देखने लिखने के बाद, अपने नोट्स जो बनाने के बाद आप दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके बाद आप प्रश्न करेंगे तो निस्संदेह आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। धन्यवाद।